हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी मेरे मित्रों। तो ये 2023-24 का लेटेस्ट एक बुक है, बिहार कोर फैक्ट घटना चक्र की है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वो लोगों के लिए जो बिहार के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। जैसे कि जिसने 69th BPSC भरा है, जिसने बिहार टीचर भरा हुआ है, जिसने बिहार SI का सोचा है, और भी बिहार के तमाम एग्ज़ाम जहाँ पे बिहार के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उसके लिए ये कोर फैक्ट वाली किताब बहुत ही ज़्यादा रामबाण होने वाली है। रीज़न कि आपको बिहार का वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऑलरेडी हमने एक सीरीज़ टाइप का बना के कवर करना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हमने बिहार एक ओवरव्यू, सेंसस वगैरह देख लिया, हिस्ट्री पूरी देख ली हमने, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न तीनों, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, लैंडफॉर्म देख लिया, मेजर रिवर देख लिया, वाटरफॉल एंड हॉट स्प्रिंग देख लिया, सॉयल देख लिया, इरिगेशन देखेंगे, सॉयल भी अभी शायद बचा हुआ है, चलो ठीक है अभी देख लेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, फ्लड, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब आज ही देख लेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी आज कंप्लीट कर दूंगा, इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ये मेरा दावा है, गारंटी है। और इससे आगे भी चलता रहेगा। क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी इस किताब को मैं कवर करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करेगी, क्योंकि आपसे 1 to 1 तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ। हाँ, आप मैसेज करते हो, मुझे ज़रूर अच्छा लगता है। आप सब्सक्राइब करते हो, आप प्रेज़ करते हो हमारे एफ़र्ट्स को, बहुत अच्छा लगता है। हमारे लिए मोटिव क्या है, हमारे लिए मोटिवेशन क्या है, यही है जो आपको अभी करना है, अभी कर लो। चलिए सीधा चलेंगे टारगेट पेज पे। ठीक है, आप पॉज करके ये काम जो बताया वो कर लो। ओके, ठीक है, स्टेटस ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल इन बिहार देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर किया हुआ था, यहाँ तक जिसमें हमने रिवर्स के बारे में, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ पे मुहाना बनाती हैं, किस नदी में गिरती हैं, कहाँ पे गिरती हैं, क्या इंपॉर्टेंट उससे फैक्ट है, वो सारी बातें हमने देख ली थी बिहार से रिलेटेड जितनी भी नदियाँ हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू सी स्टेटस ऑफ इरिगेशन रिपोर्ट पोटेंशियल। बेसिकली 2019-20 और 21-22 के हिसाब से देखिए, एरिया यहाँ हमने लाख हेक्टेयर में लिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलम में देखिए कि दे रहा है टाइप ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल। तो हम जानते हैं कि मेनली जो है 3 तरीके के इरिगेशन पोटेंशियल होते हैं, जैसे कि मेजर और मीडियम इरिगेशन में एक में रखा गया है, माइनर इरिगेशन एक है, और दूसरा जो है सरफेस इरिगेशन होता है। बाकी तो ग्राउंड वाटर वगैरह ठीक है, वो पंप सेट वगैरह लगा के हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें मेजर एंड मीडियम इरिगेशन की, तो ये एरिया जो है हेक्टेयर में है। जो अल्टीमेट पोटेंशियल है वो जो है 53.53 लाख हेक्टेयर का है, जिसमें क्रिएटेड पोटेंशियल जो है वो है 36.89 का एज़ पर 2019-20, और जो है यूटिलाइज पोटेंशियल है वो 25.82 का है। ठीक है, 82 का है। और 20-21 के हिसाब से ये देखें तो क्रिएटेड जो है पोटेंशियल ये 37.15 का है, लाख हेक्टेयर में है ये, और यूटिलाइज पोटेंशियल जो है ये रहा है 28.02। तो ये बढ़ रहा है। वही अगर 2021-22 की बात करें तो बहुत तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट ठीक है, 37.22 हो गया है क्रिएटेड पोटेंशियल, और यूटिलाइज पोटेंशियल हो गया है 28.22 लाख हेक्टेयर। माइनर इरिगेशन की बात करें तो ये जो फिगर है आप देख सकते हैं 64 है अल्टीमेट पोटेंशियल। अगर वही ब्रेकडाउन में देखें 2019-20 में, तो ये क्रिएटेड पोटेंशियल यहाँ पे जो है 43.58 लाख हेक्टेयर है, यानी कि इससे ज़्यादा है। माइनर इरिगेशन का जो पोटेंशियल है वो मीडियम और जो बड़ी वाली हैं उनसे ज़्यादा है, और यूटिलाइज पोटेंशियल यहाँ पे 39.22 है। वही अगर 2020-21 की डेटा की बात करें तो ये 44.76 लाख हेक्टेयर है क्रिएटेड पोटेंशियल, वेरस यूटिलाइज्ड पोटेंशियल जो है 40.28 है लाख हेक्टेयर। 2021-22 की बात करें तो ये यहाँ पे क्रिएटेड पोटेंशियल जो है वो 45.27 लाख हेक्टेयर है, और वही यूटिलाइज्ड पोटेंशियल यहाँ पे 40.74 लाख हेक्टेयर है। सरफेस इरिगेशन की बात करें, सरफेस इरिगेशन की
तो यहाँ पे 15.44 लाख हेक्टेयर का यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे है, ठीक है। और वही अगर 19-20 के हिसाब से डेटा देखें तो पोटेंशियल जो है क्रिएटेड पोटेंशियल 9.37 का है और यूटिलाइज पोटेंशियल जो है यहाँ पे 8.43 का है। वही अगर बाकी 2 ईयर का ये डेटा आप देख सकते हो, मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सवाल नहीं आता है, बस जस्ट आप इस स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। और ग्राउंड वाटर का 48.57 है टोटल, यहाँ पे चारों को मिला दिया जाए तो 117.454 है टोटल ये फिगर, ठीक है। जिसमें आप इसको एक बार, एक डेटा है ये पूछेगा नहीं आपको, बस मोटा मोटी पता होना चाहिए बस, ठीक है। इससे आगे निकलते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सो बिहार हैज़ ए टोटल वाटर एरिया ऑफ 3.6 लाख हेक्टेयर। टोटल वाटर एरिया जो है हमने देखा 3.6 लाख हेक्टेयर है। ये बिहार के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 3.9% है। 3.9% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का, ठीक है, 3.9% है। बट यहाँ पे एक डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि मैंने पहले जो पढ़ाया था आपको, जिसमें उस पेज पे ले चलता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि बिहार का जो टोटल पोटेंशियल एरिया है, यहाँ पे देखिए वाटर एरिया जो है वो 3.82% बताया था, और ये लेटेस्ट है। तो आप इसी को फॉलो करोगे, ये जो अभी मैंने बताया इसको इग्नोर करना, ठीक है। अभी जो ये वाला डेटा बताया इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है। सो इसको हम पॉइंट को काट देते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर इन बिहार there has been a steady increase in the gross irrigated area in Bihar. During the last 10 years in Bihar, there has been a steady increase in the gross irrigated area in Bihar, जो कि अच्छी बात है। देखिए, मानसून पे डिपेंड रहने से काम कई बार फेल हो जाता है हमारा, क्योंकि मानसून जो है अनप्रेडिक्टेड है। कई बार ठीक से आएगा, कई बार नहीं आएगा, नहीं आया तो काफ़ी नुकसान होगा किसानों का। इसलिए अगर इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ती रहे, स्टीडली ही बढ़े, धीरे धीरे ही बढ़े, बट बढ़ती रहे तो हमारे लिए अच्छा है। टोटल इरिगेटेड एरिया वाज 53.41 लाख इन द ईयर 2016-17, विच हैज़ इंक्रीज टू 54.96 लाख हेक्टेयर इन द ईयर 2021-2022, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी खबर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, बट स्टीडली बढ़ रहा है, ठीक है, कम तो नहीं हो रहा है ना, बढ़ ही रहा है ना। ट्यूबवेल इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। बिहार में अभी भी आप जाओगे, मेरे गांव में तो मैंने देखा हुआ है, क्या करते हैं, पंपिंग सेट ले जाते हैं और ट्यूबवेल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और वहाँ से जो है इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिगेशन इन ऑफ 63.4% ऑफ द टोटल इरीगेटेड एरिया इन द ईयर 2021-2022। सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से हमारे यहाँ इरिगेशन होती है, आप याद कर लो। आफ्टर दिस 30.9% ऑफ टोटल इरिगेशन कंट्रीब्यूशन इज़ ऑफ कैनल वाटर। तो नंबर 1 ट्यूबवेल, नंबर 2 कैनल वाटर, उसके बाद बचता ही क्या है, मतलब 94% तो यही हो गया, 5% 6% जो है बाकी सारी चीज़ें। द लार्जेस्ट 4.15 लाख हेक्टेयर ग्रॉस इरीगेटेड एरिया वाज इन रोहतास, ठीक है, एंड द लोएस्ट इज़ 0.26 लाख इन शिवहर डिस्ट्रिक्ट। तो आपसे अगर पूछा जाए, ऐसा सवाल आएगा कि सबसे ज़्यादा जो है इरिगेशन की फैसिलिटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसका आंसर क्या लगाओगे दोस्तों, रोहतास लगा देना। सबसे कम कहाँ पे है, तो शिवहर में है। रोहतास वाज एट टॉप इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन फ्रॉम द कैनल्स, जहाँ पे कैनाल से सबसे ज़्यादा, मतलब कि नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, वो रोहतास है, विथ 3.07 लाख हेक्टेयर एरिया ये इरीगेट होता है इससे। उसके बाद आता है चंपारण, वेस्ट चंपारण में 1.85 लाख हेक्टेयर एरिया जो है इरीगेशन किया जाता है कैनल से। फिर औरंगाबाद जो है नंबर 3 पे आता है, कैनल्स के थ्रू जो है इरीगेशन में, कैनल्स के थ्रू इरीगेशन में। फिर से बताता हूँ, रोहतास नंबर 1, नंबर 2 वेस्ट चंपारण, नंबर 3 औरंगाबाद। द कंबाइंड शेयर ऑफ दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स वाज 38.4% ऑफ द टोटल इरीगेशन फ्रॉम द कैनल्स इन द स्टेट। समस्तीपुर की बात करें तो ये क्यों टॉप पे है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट 2.40 लाख हेक्टेयर लैंड एरिया जो है ये ट्यूबवेल से इरिगेशन होता है। तो नंबर 1 पे ट्यूबवेल के टर्म्स में, ट्यूबवेल्स पे सबसे ज़्यादा इरिगेशन
जो है समस्तीपुर में होता है, फिर होता है सीतामढ़ी में, नंबर 2 पे आता है सीतामढ़ी ट्यूबवेल के टर्म्स में 1.90 लाख हेक्टेयर, और नंबर 3 पे आता है कटिहार। कटिहार में तीसरे नंबर पे है ये इन टर्म्स ऑफ ट्यूबवेल से अगर सिंचाई की देखी जाए तो। ठीक है, ये आपने देख लिया। नाउ विल कवर सॉयल ऑफ बिहार। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार पूछता है कि ये सॉयल बिहार के किस एरिया में, ऐसे पूछता है सवाल, तो एरिया भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन के टाइप्स जो हैं, कितने टाइप्स के जो है सॉयल हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली आपको एलुवियल सॉयल बता दूं तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, एलुवियल सॉयल जो है सबसे ज़्यादा बिहार में है। तो देखिए, बिहार के प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न और साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारे इस कॉलम में मिल रहा है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा एंड साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा में हम बिहार को डिवाइड करते हैं मेनली। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ सॉइल, जो अगर नॉर्दर्न जो प्लेन है बिहार का, गंगा ने जो क्रिएट किया है, उसमें देखें तो माउंटेनियस लाइमस्टोन सॉइल है। तो देखिए, बिहार में माउंटेन जो है ना, अगर आप देखोगे ऐसे बिहार में अगर माउंटेन देखोगे तो इसी रीजन में थोड़ा सा माउंटेन है, सोमेश्वर श्रेणी वाला ये रीजन जो है थोड़ा सा माउंटेनियस है, बाकी माउंटेन कहीं पे है नहीं, ये तो वेस्ट चंपारण में ही पड़ता है। तो जो माउंटेनियस लाइमस्टोन जो टाइप ऑफ सॉइल है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में भी पूरा नहीं है, उसके भी वेस्ट चंपारण के भी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये पड़ता है। यानी कि अगर हम चंपारण को, वेस्ट चंपारण को ऐसे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे है वेस्ट चंपारण, तो इसके भी वेस्ट चंपारण इतने में है, तो इसके भी इस वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, यहाँ पे थोड़ा सा माउंटेनियस लाइमस्टोन जो है, पिडमोंट सॉइल भी इसको बोलते हैं। कई बार सवाल पूछता है कि पिडमोंट सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो ये वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ वेस्ट चंपारण में। फिर आता है तराई जो सॉइल है, तेराई सॉइल जो है, ये सॉइल जो है वेस्टर्न चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में पाया जाता है। तराई सॉइल जो है ये पूरा नेपाल के साथ एक पट्टी है, मतलब कि अगर देखोगे तराई जो सॉइल है, तो मैं मैप पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बिहार का जो है ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाला जो है वेस्टर्न चंपारण से लेकर ये पूरा किशनगंज, इधर किशनगंज है, इस पूरे एक पट्टी, पतली सी पट्टी है ये, इस पूरे पट्टी को तराई रीजन बोलते हैं। तराई सॉइल यहाँ पे पाया जाता है, तो तराई रीजन बोलते हैं, और तराई सॉइल जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो माउंटेनियस लाइमस्टोन आपको क्लियर हो गया कि माउंटेन तो किधर है, ओनली वेस्ट चंपारण के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ही है, उसके अलावा कहीं भी बिहार में माउंटेनियस लाइमस्टोन या फिर पिडमोंट सॉइल भी इसको बोलते हैं, ये नहीं है कहीं भी। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था, आई थिंक 64th में पूछा गया था पिडमोंट सॉइल के बारे में। ठीक है, फिर आता है बाल सुंदरी, ये इंपॉर्टेंट है। बाल सुंदरी जो सॉइल है ये ऑफकोर्स नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा में है, बिहार के नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा में। ये साउदर्न पार्ट ऑफ पूर्णिया टू सहरसा के बीच में है, साउदर्न पार्ट ऑफ पूर्णिया टू सहरसा, साउदर्न पार्ट ऑफ दरभंगा एंड मुजफ्फरपुर एंड सम पार्ट ऑफ सारण एंड चंपारण में है। तो यार ये इसको थोड़ा ना मैप पे देखते हैं। साउदर्न पार्ट ऑफ पूर्णिया एंड सहरसा, पूर्णिया टू सहरसा याद रखो, इधर मैप पे चलते हैं। ये देखिए पूर्णिया के यहाँ कहाँ है दोस्तों, ये रहा पूर्णिया आपका। सहरसा कहाँ पे है, ये वाला। तो जो ये सॉइल है बाल सुंदरी, ये साउदर्न पार्ट यानी कि इस वाले रीजन ऑफ पूर्णिया वाले में और इस वाले रीजन ऑफ सहरसा में पाया जाता है। फिर इसके अलावा देखा था हमने मुजफ्फरपुर में पाया जाता है, सारण में भी ये पाया जाता है। तो मुजफ्फरपुर आपका यहाँ पे है, ये इसमें थोड़ा सा पाया जाता है, सारण में भी थोड़ा सा पाया जाता है इस रीजन में। तो बाल सुंदरी थोड़ा स्केटर्ड है, बाल सुंदरी जो सॉइल है ये स्केटर्ड सॉइल है। तो एक बार आपको मैप पे मैंने दिखाया, आपको इसको ना थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो बाल सुंदरी हमने देख ली। ठीक है, हमने क्या देखा कि दरभंगा में भी था, मुजफ्फरपुर में भी था, और सारण और चंपारण में भी है। इसके अलावा पूर्णिया टू सहरसा, साउदर्न पार्ट पूर्णिया टू सहरसा में तो है ही, साउदर्न पार्ट ऑफ दरभंगा में है। ठीक है, इसके अलावा एसिडिक सॉइल जो है ये दरभंगा मुजफ्फरपुर में है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड करैल और केवल सॉइल। ठीक है, ये दरभंगा और मुजफ्फरपुर में है। ये सवाल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आपको याद करना पड़ेगा कैसे भी। एसिडिक सॉइल जो है ये दरभंगा और मुजफ्फरपुर में है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड करैल और केवल सॉइल। फिर आता है खादर।
देखिए एलुवियल दो तरीके के होते हैं। एलुवियल सॉइल जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है नया डिपोजिशन, जैसे कि नदियाँ बह रही हैं तो एलुवम जो होता है वो सिल्ट जो होता है वो लेके आती हैं। तो होता क्या है कि वो एलुवल हर साल डिपॉजिट करती रहती है, बहते रहती हैं, डिपॉजिट करते रहती हैं। तो नए एलुवियम सॉइल को हम खादर कहते हैं। वही जैसे जैसे वो पुराना हो जाता है एलुवियम, तो उसे हम एलुवियल जो सॉइल है पुराना हो जाता है उसे बांगर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है खादर टाइप के सॉइल हैं, ठीक है। तो न्यू एलुवियल सॉइल, वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा सॉइल का टाइप कौन सा है, तो वो है एलुवियल सॉइल है। और उसमें भी देखें तो खादर सॉइल सबसे ज़्यादा है। फिर आता है ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसे हम बांगर कहते हैं। तो ये जो है ये पूर्णिया सहरसा कोसी रिवर एरिया में ये पड़ता है। पूर्णिया सहरसा जो बालसुंदरी वाला जो बताया था उसी रीजन में लगभग बांगर भी पड़ता है, ठीक है। बांगर, खादर बांगर समझ गए। अब आता है साउदर्न प्लेन की जो सॉइल है। साउदर्न प्लेन के जो सॉइल है उसके बारे में जानते हैं। एक आता है टाल सॉइल। टाल सॉइल फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं, सब्जियाँ वगैरह खूब होती है। सब्जी टाल एरिया में, टाल सॉइल में खूब उगाई जाती है। यहाँ के किसान खूब उगाते हैं और होता भी बहुत ज़्यादा है टाल सॉइल में। तो ये जो सॉइल है इट इज़ फ्रॉम द बक्सर टू पीरापेनीती मोस्टली इन पटना, मुंगेर एंड भागलपुर के आसपास ये सॉइल टाल सॉइल पड़ता है। और ये लगभग मतलब मान लो कि गंगा नदी के ना किनारे के साथ साथ रहता है, ठीक है। किनारे के साथ साथ वाला एरिया है ये पड़ता है। एक बार मैप पे दिखा देता हूँ आपको टाल सॉइल के बारे में। ओके, तो आ गए हम लोग यहाँ पे। हम जानते हैं कि पटना ऐसे नदी बहती है, ठीक है। ऐसे नदी बह रही है, गंगा नदी ऐसे कुछ बहती है। और ये जो टाल सॉइल है ये बेसिकली ये पूरा जो इसके मतलब गंगा के किनारे किनारे ये पूरा जो है ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके अलावा फिर मुंगेर, भागलपुर, ये पूरा जो सॉइल है एक पट्टी जैसी बनती है, ये टाल सॉइल है। यहाँ पे सब्जी खूब उगाई जाती है, ठीक है। तो टाल सॉइल आपने देखा। अब चलते फिर से वापस वहीं पे। टाल हो गया, बक्सर टू पिपराइची, मोस्टली इन पटना, मुंगेर, ये सब है, ठीक है। फिर आता है बलथर। बलथर जो सॉइल है इट इज़ नियर एरिया ऑफ कैमूर प्लेटू, क्योंकि उधर मतलब क्या है ना प्लेटू वाले एरिया में क्या बलथर ही तो होगी मिट्टी, बालू मेनली जो है वहाँ पे पत्थर वत्थर, बालू पत्थर बलथर होता है। तो उस टाइप के जो है कंकड़ पत्थर ज़्यादा मिलते हैं उसमें, है ना। तो बलथर टाइप का जो है ये कैमूर प्लेटू, राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर हिल्स, हिली एरिया में ये मिलता है। मेनली हिली एरिया में। हमारा जानते हैं कि हिली एरिया क्या है, झारखंड के साथ सटा हुआ जो बॉर्डर लगता है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हिली एरिया में आते हैं। तो ये छोटा नागपुर का प्लेटू आता है, कैमूर का प्लेटू आता है। कैमूर और छोटा नागपुर प्लेटू को सोन नदी अलग करती है, याद रखिएगा हमेशा, सोन नदी अलग करती है। सो कैमूर का प्लेटू हो गया, राजमहल हिल हो गया, छोटा नागपुर हिल हो गया, ये सब जो है बलथर यहाँ पे मिट्टी पाई जाती हैं। रेड सैंडी सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? रेड सैंडी सॉइल जो है इट इज़ इन द प्लेटू रीजन ऑफ कैमूर एंड रोहतास, गुड फॉर कोअर्स ग्रेन, खासकर मक्का, मिलेट वाला। कोअर्स ग्रेन क्या होता है? ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो है कोअर्स ग्रेन कहे जाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा होता है इस टाइप का सॉइल, जिसे हम रेड सैंडी सॉइल कहते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? प्लेटू रीजन ऑफ कैमूर, रोहतास की में ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसे भी अगर मैप पे देखना चाहें तो रेड सॉइल कहाँ पे मिलेगा? रेड सॉइल कैमूर और रोहतास के ये वाला रीजन में रेड सॉइल आपको मिलेगा, ये वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पे कोअर्स ग्रेन खूब होते हैं, कोअर्स ग्रेन, ठीक है। चलिए, तो मिट्टी यहाँ पे ख़त्म होती है। मिट्टी जो है, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का जो है यहाँ पे थोड़ा सा और भी एरिया होगा। अब ये इरिगेशन वाला है, मिट्टी से रिलेटेड ये फैक्ट था, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है द टोटल इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड अंडर द मेजर एंड मीडियम इरिगेशन स्कीम्स इन द ईयर 2021-2022 वाज 28.22 लाख हेक्टेयर। ये हमने देखा था, वो बॉक्स में देखा था। एंड इन द ईयर 2021-2022 न्यू इरिगेशन पोटेंशियल वाज अचीव्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स लाइक दुर्गावती रिजर्वर स्कीम, चक्कन इरिगेशन स्कीम, modernization of lower Kiul river project,
restoration of Nauma irrigation scheme, reconstruction of gated check dam in Lakhisarai district, creation of irrigation potential in additional districts, creation of in additional command area under लवाइच रामपुर बिराज स्कीम। तो ये सब क्रिएट हुआ है जो लेटेस्ट जो है ये 2021-22 में कहाँ से हुआ है। एक तो दुर्गावती रिजर्वर स्कीम जो है, ठीक है, फिर आता है चक्कन इरिगेशन स्कीम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लोअर किऊल रिवर जो कि हमारे साउथ में ये नदी है, रिस्टोरेशन ऑफ नौमा इरिगेशन प्रोजेक्ट स्कीम, इसके अलावा गेटेड चेक डैम जो लखीसराय में लगाया गया, क्रिएशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल इन एडिशनल कमांड एरिया अंडर लवाइच रामपुर बैराज स्कीम से हमने 2021-22 में नई इरिगेशन की पोटेंशियल हमने क्रिएट की है। इसके अलावा इरिगेशन वाज प्रोवाइडेड टू टोटल ऑफ 50,696,000 हेक्टेयर एरिया, ठीक है, इरिगेशन वाज प्रोवाइडेड टू टोटल ऑफ 50,696,000 हेक्टेयर लैंड थ्रू माइनर इरिगेशन स्कीम इन द ईयर 2021-2022। ये भी हमने बॉक्स में देखा था। आउट ऑफ दिस अबाउट 84.8% वाज प्रोवाइडेड फ्रॉम द पॉन्ड्स जो तालाब होते हैं, इंक्लूडिंग अहर और पाइंस। ये बहुत पूछता है, अहर और पाइंस जो हैं ये बिहार में बहुत हैं, अहार और पाइंस बहुत हैं बिहार में, तो इनसे भी बहुत ज़्यादा जो है इरिगेशन की जो है हम फैसिलिटी लेते हैं। तो सवाल ऐसे भी बन जाता है कई बार कि बिहार में किस तरीके के क्या क्या जो है हमारे पास जो है इरिगेशन के स्रोत हैं। तो एक तो आप कह दोगे कि नदियाँ हैं, कैनाल्स हैं, उसमें अहार और पाइंस का भी ऑप्शन रहता है। तो जो होता है इनमें से सभी भी कई बार आंसर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अहर और पाइंस जो है 14.6% फ्रॉम ट्यूबवेल जो होता है ये हमारी इरिगेशन की फैसिलिटी है, विच इंक्लूड्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ट्यूबवेल्स। तो ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सब माइनर इरिगेशन के सोर्सेस हैं, जैसे कि आहार हो गया, पाइंस हो गई, पॉन्ड्स हो गई, ट्यूबवेल हो गया, ये सब माइनर इरिगेशन के सोर्सेस है, इसीलिए इनकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग इसमें। या तो एक स्कीम है बिहार का, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जल जीवन हरियाली अभियान। दिस इज़ फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड इरिगेशन was launched by ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ऑन 26 अक्टूबर 2019, यानी कि हमारे नीतीश कुमार साहब ने इसको लॉन्च किया था। ये डेट है अक्टूबर 26, 2019 को। अंडर दिस स्कीम ऑल द पब्लिक पाइन अहार्स एंड पॉन्ड्स आर टू बी रिनोवेटेड। ये सवाल आ चुका है कि क्या क्या मतलब जल जीवन हरियाली के स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। तो उसमें ये आया था, इसमें ऑप्शन में था कि पब्लिक पाइन आहार पॉन्ड्स वगैरह को जो है इनको रिनोवेट करना, चेक डैम्स वेयर्स को बनाना, स्मॉल रिवर्स पे चेक डैम्स वेयर्स स्ट्रीम्स पे बनाना, ये सब ऑप्शन में था। ये सवाल आया था, लेटेस्ट आई थिंक 67th बीपीएससी में आया था। तो इन सब चीज़ों को आप ना ऑब्जेक्टिव इसका भी याद रखोगे कि जल जीवन हरियाली का क्या है। पाइन आहार पॉन्ड्स वगैरह को रिनोवेट करना है, चेक डैम्स बनाना है स्मॉल रिवर्स पे, स्ट्रीम्स पे, है ना, पॉन्ड्स को भी जो है उसको रिनोवेट करना है। माइनर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च जल जीवन हरियाली अभियान अंडर विच 1663 स्कीम्स ऑफ आहार पाइंस, पॉन्ड, चेक डैम, ऊटा भी आया था, ऊटा इरिगेशन हैव बीन टेकन अप। ऑफ देम 1355 हैव बीन कंप्लीटेड। A total of 1.21 lakh hectare irrigation capacity is cultivable in the cultivable command area and water storage capacity of 669.93 lakh cubic meter has been created from the completed irrigation schemes। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है। कितना एरिया है, 669.93 लाख क्यूबिक मीटर एरिया जो है स्टोरेज कैपेसिटी जो है बढ़ाई गई है जल जीवन हरियाली अभियान से। गंडक प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, दोनों स्टेट का ये जॉइंट जो है, क्योंकि ये बॉर्डर भी तो बनता है हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ, तो खाली बिहार इसका फ़ायदा तो नहीं उठा सकता है, उत्तर प्रदेश भी इसका फ़ायदा लेगा। तो गंडक प्रोजेक्ट जो है इट इज़ अ जॉइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश एंड इट इज़ बिल्ट ऑन गंडक रिवर नियर वाल्मीकि नगर इन बिहार। ठीक है, वाल्मीकि नगर जो है फेमस किस लिए है, यहाँ पे नेशनल जो है टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्ड किया गया है ये इरिगेशन प्रोजेक्ट, और गंडक नदी पे ही त्रिवेणी कैनाल है जो कि काफ़ी पुरानी है। सो 2 कैनाल्स
हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द गंडक प्रोजेक्ट। तिरहुत कैनाल, ठीक है, वेस्ट साइड से, और सारण कैनाल। त्रिवेणी होना चाहिए यहाँ पे, तिरहुत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेस्ट साइड में जो है त्रिवेणी कैनाल है और ईस्ट साइड में जो है सारण कैनाल है, यहाँ से निकाला गया है। फिर अगर आगे बात करें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोन प्रोजेक्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोन प्रोजेक्ट जो कि सोन नदी पे है। द फर्स्ट मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार वाज स्टार्टेड इन वे बैक 1874 बाय बिल्डिंग ए डैम नियर डेहरी। डेहरी ऑन सोन आपने नाम सुना, वो जगह भी है। दिस इज़ एट ए प्लेस कॉल्ड बरुन। यहाँ पे जो है अब रेलवे स्टेशन भी है काफ़ी बड़ा। तो ये आज का नहीं है, बहुत पुराना ये प्रोजेक्ट है, इरीगेशन प्रोजेक्ट है। 1874 में बना था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया है। 2 कैनल्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द सोन रिवर नियर डेहरी। डेहरी ईस्ट सोन कैनाल है और एक वेस्टर्न सोन कैनाल है, ठीक है, 2 नहर हैं डेहरी में। ईस्ट साइड से निकाला गया है वो ईस्ट सोन कैनाल है, और वेस्ट साइड से जो निकाला गया है वेस्ट सोन कैनाल है, ठीक है। तो कई बार कैनल्स भी पूछता है कि कौन सा कैनल कौन सी नदी पे है, तो ये तो नाम से ही समझ में आएगा, ईस्ट सोन कैनाल, वेस्ट सोन कैनाल, तो नाम से ही समझ में आएगा कि ये सोन नदी पे है। बट वो जो त्रिवेणी कैनाल था, सारण कैनाल था, वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है गंडक नदी पे है। 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द सोन कैनाल। दैट इज़ नंबर 1 डेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन 6.6 मेगावाट का है, और दूसरा है बरुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो कि 3.3 मेगावाट का है। इसके अलावा इन द ईयर 1973 बिटवीन मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इन द ईयर 1973 बिटवीन मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट एक साइन हुआ था। इट वाज रिलेटेड टू सोन नदी, क्योंकि सोन नदी इंटर स्टेट में बहुत बहती है, मध्य प्रदेश को कवर करती है, उत्तर प्रदेश को भी और बिहार को भी कवर करती है। तो अब वाटर शेयरिंग का कोई तो एक मोडस ऑपरेंडी, कोई तो एक नियम होना चाहिए ना। इसके लिए 1973 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और इस एग्रीमेंट के तहत बन सागर रिजर्वोयर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम ऑन द सोन रिवर इन शाहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। शाहडोल डिस्ट्रिक्ट पे बन सागर रिजर्वोयर बनाया गया है, और इस एग्रीमेंट में जो बिहार भी शामिल था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों शामिल हैं। Under the Ban Sagar Agreement, the total annual water flow of Son and its tributary is expected to be 14,250 lakh acre feet, in which Bihar has allotted 7,750 lakh acre feet, जो कि एक मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो है इसको पानी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश को मिल रहा है 1250 लाख एकड़ फीट, और मध्य प्रदेश को मिल रहा है 5,250 लाख एकड़ फीट। तो सबसे ज़्यादा पानी चूँकि हमें मिल रहा है, तो हम इम्पॉर्टेंट हैं इस बन सागर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। एग्रीमेंट के हिसाब से हम सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। देयर वाज ऑल्सो ए प्रोविजन इन द एग्रीमेंट दैट इफ़ देयर इज़ लेस वाटर अवेलेबिलिटी इन सोन एरिया, then the reduction in the share of 3 states will not affect the reserved water allocation of 50 lakh acre feet for Son canal। तो मतलब बोला गया कि अगर मान लो कमी हो जाती है इन जनरल, अब हर बार तो उतना नहीं मिलेगा 14,000, उससे ज़्यादा कई बार हो सकता है कि कमी हो गई, तो ऐसा ना करें कि आप जो सोन कैनाल का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो 50 लाख एकड़ फीट का पानी छोड़ा जाना है उसको कम नहीं किया जा सकता, ये भी एग्रीमेंट में है। Water will be allotted to Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh in the ratio of 2:1 from Ban Sagar Reservoir, and the cost of its construction was also shared in the same ratio। तो ठीक है, ये सब तो ठीक है। Apart from the multi-purpose projects, some other canal have also been developed in Bihar, जिनको जानना हमें ज़रूरी है। जो मल्टीपर्पज़ वाला देख लिया था हमने कि गंडक नदी पे है, सोन नदी पे है, इसके अलावा जो है और भी जो है कई सारे कैनल्स के जो है प्रोजेक्ट डेवलप किए गए हैं, कैनल्स बनाए गए हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसमें नंबर 1 है ढाका कैनाल। ढाका कैनाल जो है ये ईस्ट चंपारण में है। ये सवाल यही बनेगा कि कहाँ पे है, ठीक है, ढाका कैनाल कहाँ पे है, तो इट इज़ इन ईस्ट चंपारण। तिऊर कैनाल जो है इट इज़ ऑन द तिऊर रिवर इन ईस्ट चंपारण अगेन। तो ढाका और तिऊर कैनाल दोनों ईस्ट चंपारण में है। कमला कैनाल, तो ये जो कैनाल है कमला नदी पे है, और कमला नदी मेनली कहाँ बहती है, तो तिरहुत रीजन यानी दरभंगा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बहती है।
तो ये जो है दरभंगा और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ये कैनाल है। सकरी कैनाल जो है ये सकरी नदी पे है, गया और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है ये, ठीक है, गया और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है सकरी कैनाल। यमुना कैनाल जो है ये ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ यमुना रिवर इन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है यमुना कैनाल। दुर्गावती रिजर्वायर स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कहाँ, तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। दुर्गावती रिजर्वायर स्कीम जो है, ये सवाल आता है कि किस ज़िले में है, तो ये कैमूर ज़िले में है। सो दुर्गावती रिजर्वायर स्कीम इज़ एन इरिगेशन स्कीम फॉर कैमूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दुर्गावती रिजर्वायर स्कीम इज़ एन इरिगेशन स्कीम फॉर कैमूर डिस्ट्रिक्ट। द दुर्गावती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैमूर हिल एंड ज्वाइंस द कर्मनासा रिवर, ठीक है। जानते हैं कि दुर्गावती जो नदी है वो ओरिजिनेट होती है कैमूर हिल से और ज्वाइन करती है कर्मनासा रिवर को। अपर किऊल रिजर्वर प्रोजेक्ट जो है, इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट लखीसराय एंड मुंगेर बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम ऑन किऊल रिवर। इट प्रोवाइड्स इरिगेशन इन लखीसराय एंड मुंगेर। तो यहाँ पे इसी के अंडर सारा दे दिया है, मतलब इसमें इस पॉइंट में दो चीज़ें निकल के आएँ कि एक तो दुर्गावती रिजर्वर स्कीम है, कहाँ पे है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कर्मनासा नदी को ये ज्वाइन करता है कैमूर के हिल से निकलकर। अपर किऊल रिजर्वर प्रोजेक्ट जो है ये लखीसराय और मुंगेर ज़िले के लिए है बेसिकली। वहाँ पे एक किऊल रिवर पे डैम बना दिया गया है जिससे कि इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है लखीसराय ज़िले को और मुंगेर ज़िले को। इसके बाद आता है अंडर द बागमती प्रोजेक्ट, बागमती नदी भी है, अंडर द बागमती प्रोजेक्ट ए कैनाल हैज़ बीन टेकन आउट, a canal has been taken out making a dam in Ramnagar near डांग ऑफ सीतामढ़ी। बरनाल रिजर्वर स्कीम जो है इज़ बिल्ट ऑन द बरनाल रिवर ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब जो मैं छोटे छोटे जो है वो बता रहा हूँ। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट जो है ये एक स्कीम है, इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, अंडर द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम, ठीक है। आउट ऑफ 99 आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी स्कीम्स, 2 स्कीम्स इन बिहार आर दुर्गावती रिजर्वर और पुनपुन बैराज स्कीम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए हुआ क्या 2014 में ये जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम था, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम था, इन सबको मर्ज करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बना दी गई, पहली बात। दूसरी बात कि जो AIBS है यानी कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम है, इसमें टोटल 99 आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी स्कीम्स हैं पूरे इंडिया में, जिसमें से 2 है बिहार में, वो है दुर्गावती रिजर्वर स्कीम और पुनपुन बैराज स्कीम, ठीक है। ये 2 ही बिहार में है, तो ये भी याद रखेंगे आप। तो चलिए अब हम देखते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो बिहार में बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने कवर कर रखा है मोर देन 10,000 हेक्टेयर ऑफ कल्टिवेबल लैंड। 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भी लैंड जो है, इससे ज़्यादा लैंड इन्होंने कवर कर रखा है। तो इनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। इसमें जो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है उन्होंने 2000 से लेकर जो है 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर का एरिया जो है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट ने कवर कर रखा है। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं ये जो होते हैं 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर एरिया को कवर करते हैं, कल्टीवेबल एरिया को। मेजर को हमने देखा था कि वो मोर देन 10,000 हेक्टेयर का एरिया जो है कवर करते हैं। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं इनका एक रेंज है 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर कल्टीवेबल एरिया ये कवर करते हैं। और माइनर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये अप टू 0 से लेकर अप टू 2000 हेक्टेयर ऑफ कल्टीवेबल एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। तो बिहार में जो है एक बिहार शताब्दी प्राइवेट ट्यूबवेल स्कीम है, बिहार का ये स्कीम है, बिहार शताब्दी प्राइवेट ट्यूबवेल स्कीम है। दिस स्कीम इज़ रनिंग इन एवरी ब्लॉक ऑफ ऑल द 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट। हम जानते हैं कि बिहार में 38 ज़िले हैं, बिहार 38 ज़िले और ब्लॉक्स 540-45 के आसपास हैं, मतलब उसके लगभग मैं बता रहा हूँ। तो इन सभी ब्लॉक्स में जो है ये बिहार शताब्दी प्राइवेट ट्यूबवेल स्कीम जो है लगा हुआ है। बात करें अगर एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम, जो कि एक नेशनल लेवल का एक स्कीम है और जिसको बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मर्ज कर दिया गया था जब 2014 में
ये आया था PMKSY, ठीक है। तो इसको मर्ज कर दिया गया था। दिस स्कीम इज़ रनिंग इन प्रेजेंटली नवादा, रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी में ये चल रहा है, ठीक है। नवादा, रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी में ये स्कीम ऑलरेडी चल रहा है। अंडर दिस स्कीम दुर्गावती रिजर्वोयर जो कि है, ठीक है, जो कि कैमूर में है, दुर्गावती रिजर्वोयर स्कीम जो है एंड पुनपुन बैराज स्कीम आर बीइंग डेवलप्ड, ठीक है। ये दोनों इसी प्रोजेक्ट के अंदर, इसी स्कीम के तहत ये जो है चल रहे हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ बिहार। मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है एज नाम सजेस्ट कर रहा है, ये कोसी रिवर पे है, ठीक है, कोसी रिवर पे ही है। और ये जो है बिहार को, जो कि इंडिया का पार्ट है, ठीक है, बिहार इंडिया का स्टेट है, नेपाल, बिहार और नेपाल के बीच में एक इंटरनेशनल कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बिहार की बॉर्डर लगती है, हम जानते हैं, नेपाल के साथ बहुत सारा बॉर्डर लगता है हमारा। सोन प्रोजेक्ट, सोन प्रोजेक्ट जो है ये सोन नदी पे है, ठीक है। सोन प्रोजेक्ट जो है ये सोन नदी पे है, ये बिहार में जो है प्रोजेक्ट है ऑफ कोर्स, ठीक है, डेहरी ऑन सोन में ये है। इसके अलावा गंडक प्रोजेक्ट है जो कि गंडक नदी पे है। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तीनों को इससे फ़ायदा होता है, ठीक है, तीनों को इससे फ़ायदा है। बिहार को भी फ़ायदा है, उत्तर प्रदेश को भी फ़ायदा है और नेपाल को भी फ़ायदा है। इसके अलावा वन सागर प्रोजेक्ट जो कि सोन नदी पे है, इसको हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा जो होता है वो बिहार को होता है। लगभग 7,000 से ज़्यादा जो है इसको मिला हुआ है वाटर, ठीक है, हेक्टेयर फीट एरिया जो है इतना जो है मिला हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन तीनों प्रोजेक्ट के पार्टी हैं। सबसे ज़्यादा बिहार को इसमें फ़ायदा होता है, फिर मध्य प्रदेश को, और सबसे कम जो होता है उत्तर प्रदेश को होता है। एक एक करके बात करें तो कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, एक म्यूचुअल कॉन्सेंट साइन हुआ था फॉर दिस प्रोजेक्ट इन द ईयर 1954 बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। एक म्यूचुअल कॉन्सेंट जो है दिया गया था इंडिया और नेपाल के द्वारा, दोनों के द्वारा 1954 में इस प्रोजेक्ट के लिए। Under this project, Kosi Barrage has been constructed in Bhimnagar, Nepal, ठीक है। Under this project, कोसी बैराज बनाया गया है। This has been constructed in Bhimnagar, that is in Nepal. The construction of this barrage started in the year 1959 and was completed in the year 1963, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो है इस बैराज का ये स्टार्ट हुआ था 1959 में और कंप्लीट हुआ था 1963 में। ईस्ट कोसी कैनल जो है, ईस्ट कोसी कैनल मेन इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड वेस्ट कोसी कैनल मेन इरिगेशन प्रोजेक्ट वेर कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस, ठीक है। मतलब कोसी नदी पे ही हनुमानगढ़ के आसपास जो है एक तरफ ईस्ट में एक कैनल निकाल दिया और एक वेस्ट में एक कैनल निकाल दिया। देयर कंस्ट्रक्शन वर्क वाज स्टार्टेड इन 1961। एक फैक्ट है, कोसी ईस्टर्न कैनल पावर स्टेशन वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1978, ठीक है। तो कोसी पे ये प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी अच्छा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, पानी से बिजली बनाया जाता है इसमें। फिर आता है गंडक प्रोजेक्ट। तो गंडक प्रोजेक्ट भी काफ़ी पुराना है, ठीक है। दिस इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल, और इसमें यूपी को भी फ़ायदा होता है बिहार के साथ साथ, ठीक है। तो दिस इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल। एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फॉर दिस प्रोजेक्ट इन दिसंबर 1959। तो ये भी काफ़ी पुराना है, ठीक है, बट कोसी से पुराना नहीं है। कोसी को हमने देखा था 1954 का था। अंडर दिस प्रोजेक्ट ईस्टर्न हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज बिल्ट इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ईस्टर्न हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है बिहार में। दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1964 एंड completed in 1968। अंडर दिस प्रोजेक्ट 2 इरीगेशन प्रोजेक्ट्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन गंडक रिवर, जिसमें जो है दिस प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1961। ये सब फैक्ट है, फैक्ट थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। अगला जो प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया था वो था सोन प्रोजेक्ट। तो जो ये सोन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, दिस वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, दिस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर सोन। अंडर दिस सोन बैराज जो है, सोन बैराज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लिंक जो है ये कैनल खोले गए हैं, ठीक है। सोन डेहरी ऑन सोन पे जब जाओगे तो एक ईस्ट, सोन नदी पे एक ईस्ट में एक निकाल दिया गया कैनल और एक वेस्ट में। एंड 2 कैनल्स इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। सोन बैराज बना के 2 ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनल लिंक जो है
बनाए गए हैं इसके ऊपर। सोन बैराज जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंदिरापुरी और कदावन बैराज, इसको इंद्रपुरी या फिर कदावन बैराज भी कहते हैं। दिस इज ए रिजर्वर हुज कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन द ईयर 1960 एंड वाज कंप्लीटेड इन 1965। पावर हाउस जो है इस पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। पावर हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन सोन ईस्ट एंड वेस्ट लिंक कनाल विच वेयर कंप्लीटेड इन द ईयर 1986 एंड 1993 रिस्पेक्टिवली। सोन कैनल जो है सिस्टम इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट कैनल सिस्टम ऑफ इंडिया। दिस इज़ इन ऑपरेशन सिंस 1874 AD। मतलब इंडिया का एक मतलब पुराना जो सिस्टम है जो ऐसा कैनल वाला, उसमें इसका नाम जुड़ता है, बहुत पुराना है, 1874 का है। अदर मेजर कैनल्स की बात करें तो त्रिवेणी कनाल हम जानते हैं गंडक नदी पे है, कमला कनाल कमला नदी पे है, तिरहुत कनाल भी गंडक नदी पे है और तियूर कनाल भी गंडक नदी पे है। तो कमला, त्रिवेणी, तिरहुत और तियूर कनाल तीनों जो है, कमला तो अपना कमला नदी पे हो गया, त्रिवेणी, तिरहुत और तियूर, टी वाले जितने भी हैं गंडक पे हैं। ठीक है, एक आप कोड बना सकते हो याद करने के लिए कि टी वाला जो है वो गंडक नदी पे है। इंटर कनेक्शन ऑफ रिवर्स, अच्छा इंटर लिंकिंग कह लो, इंटर कनेक्शन कह लो, रिवर को ज्वाइन करने की बात की जा रही है, जिसमें एक कोसी मेची प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, शायद इसमें मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है कोई बात नहीं। सो इंटर कनेक्शन ऑफ रिवर्स की बात करें तो बिहार स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ वाटर। कैसे? नॉर्थ बिहार जो है फेस कर रहा है फ्लड्स, वाइल साउथ बिहार जो है ड्रॉट प्रोन है। तो एक तरफ तो आधा जो है बिहार, वो लगभग आधे से ज़्यादा, आधा कह सकते हो, उसमें बाढ़ आ जाती है और एक तरफ सुखाड़ पड़ जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो नॉर्दर्न नदियां हैं वो नेपाल से आती हैं, वो पेरेनियल नदियां हैं, सदाबहारी नदियां होने के कारण काफ़ी ज़्यादा पानी लेके आती हैं, सिल्ट लेके आती हैं, फ्रीक्वेंटली अपना रास्ता बदलते रहती हैं, तो बाढ़ आता रहता है। इसी कारण से कोसी को बिहार का सौरो भी कहा गया है। वही साउदर्न नदियाँ जो हैं, जो प्लेटू नदियाँ हैं, जो सीजनल नदियाँ कहते हैं जिसको, ठीक है, पेरेनियल नहीं है, सीजनल है, पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं इनको। तो ऐसी नदियाँ जो हैं ये क्या है, ये अपने साथ हमेशा पानी नहीं लाती, ठीक है। इनमें जो है सीजन में पानी रहता है, सीजन ख़त्म ही पानी ख़त्म हो जाता है, तो सुखाड़ पड़ जाता है बिहार में। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉब्लम तो है ही, ऊपर जो है हमारा नॉर्थ पार्ट में बाढ़ आते रहता है, नीचे जो है सूखा पड़ता रहता है। सो देयर आर प्लान्स टू इंटरलिंक द रिवर ऑफ द स्टेट टू सॉल्व द ड्रॉट इन साउथ बिहार एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लड इन नॉर्थ बिहार। तो सोचा गया कि भैया क्यों नहीं, जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा रहा है उसको एक कैसे न कैसे करके लिंक किया जाए साउथ वाली नदियों के साथ, ताकि जो एक तरफ बाढ़ आ रहा है, एक तरफ सुखाड़ आ रहा है, उसको बैलेंस किया जा सके, ठीक है। इसके प्लान तैयार किए जा रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देख लेते हैं। डेहरी जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये रोहतास जिले में पड़ता है। डेहरी जो प्रोजेक्ट है सोन नदी पे है और ये रोहतास जिले में पड़ता है। वरुण जो प्रोजेक्ट है ये औरंगाबाद जिले में है, वरुण नदी पे है। वाल्मीकि नगर प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये वेस्ट चंपारण में है। कटैया सुपौल में है, अगनूर अरवल में है, नसीरीगंज रोहतास में है और त्रिवेणी कनाल जो है वेस्ट चंपारण में है गंडक नदी पे। श्रीखंडी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रोहतास में है। सेवारी रोहतास में है। बेलसर अरवल में है और अरवल प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो अरवल में ही है ऑफ कोर्स। जयनगरा जो है ये रोहतास में है, रोहतास ज़िले में। थोड़ी बात अब हम फ्लड की भी करेंगे क्योंकि बिहार में फ्रीक्वेंट फ्लड आता रहता है। सो बात करें फ्लड की तो बिहार इज़ मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत सारा आसाम वगैरह भी इससे पीछे छूट जाता है क्योंकि बिहार में इतना फ्लड आता है, बहुत ज़्यादा आता है। हियर फ्लडिंग इज़ ऑलमोस्ट रेगुलर अकरेंस ऑल्दो इट वेरीज इन इंटेंसिटी, किसी साल ज़्यादा आता है, किसी साल कम आता है। नेपाल की वजह से और परेशान हो जाते हैं हम लोग। नेपाल पानी छोड़ देता है, जब ज़्यादा उसको पानी लगता है कि उसके में ज़्यादा हो गया तो पानी छोड़ देता है इधर, ठीक है। नेपाल के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है उसमें भी है कि पानी हम एक्सेप्ट करते हैं। सो द टोटल फ्लड अफेक्टेड एरिया इन द स्टेट इज़ 68,800 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 73.06% ऑफ द टोटल, दैट इज़ 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जोग्राफिकल एरिया का
73.06% तो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, यानी कि 68,800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फ्लड अफेक्टेड है। अगर वही बात करें हम द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ बिहार की, सो इट इज़ दीज प्लेन्स आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू फ्लड। यहाँ पे जो है 76% जो है पॉपुलेशन इज़ फ्लड प्रोन। जो नॉर्थ बिहार की 76% आबादी है वो फ्लड प्रोन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि सदाबहारी नदियाँ हैं, नेपाल से आती हैं और बहुत सारा पानी सिल्ट लेके आती हैं, मुहाना अपना बदलते रहती हैं, कोर्स बदलते रहती हैं, जिसकी वजह से पानी बाढ़ आता रहता है। बिहार्स फ्लड प्रोन एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 17.2% ऑफ इंडियाज़ 400 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फ्लड प्रोन एरिया। तो टोटल जो इंडिया का जो फ्लड प्रोन एरिया है 400 लाख हेक्टेयर, उसमें से 17.2 यानी कि लगभग 70 के आसपास 70 लाख हेक्टेयर एरिया जो है बिहार में, ये जो कहते हैं 68,800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो फ्लड प्रोन है। सिमिलरली 22.1% ऑफ द टोटल फ्लड अफेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री रिसाइड्स इन बिहार। मतलब कहते हैं ना कि कंट्री में जितने लोग फ्लड अफेक्टेड हैं उसमें से अकेला बिहार 22.1% होल्ड करता है वैसे लोगों की आबादी। The main reason for the large scale flood in Bihar is that almost all the rivers of North Bihar flow in the south direction from the sharp slope of Nepal located in the north and bring them a large amount of silt, due to which the river basin becomes shallow। ठीक है, सिल्ट होने की वजह से बेसिन जो होता है, बेसिन इसको बोलते हैं, जो नदी बहती है तो ऐसे बेसिन इसमें जो रहता है पानी पूरा भरा रहता है, तो ये जो नीचे से फुल होता रहेगा तो ये पानी ऊपर ही तो आएगा और बाढ़ लेके आएगा, क्योंकि सिल्ट इतना ज़्यादा रहता है इसमें। ठीक है, और डीप जो है डिक्लाइन भी करती हैं, काफ़ी जो है स्टीप डिक्लाइन है इनका, ऊपर से बहुत सारा पानी सिल्ट लेके आती हैं, बेसिन भर जाता है तो बाढ़ आता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड झारखंड फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, हमारी जो ऊपर से आती हैं जो हिमालयन वाली हैं वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं ऑफकोर्स, और जो नीचे से आती हैं जो कि साउथ वाली नदियाँ हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं ऑफकोर्स। All these rivers eventually join the Ganga at the different places. During the rainy season, all such rivers become source of unsafe flood situation in Bihar। कोई डाउट ही नहीं है। अब हम जानेंगे कि बिहार में 38 में से कितने ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड प्रोन ज़िले का घोषित किया गया है, जहाँ पे बाढ़ आता रहता है। तो अब सोचिए आप कि 38 में से 28 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड आता ही आता है, फ्लड प्रोन एरिया है। ऑफ दीज 28 डिस्ट्रिक्ट 15 तो ऐसी हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली फ्लड प्रोन एरिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। तो इसको हम देख लेते हैं, 15 ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो कि नॉर्थ बिहार में है, एक्सट्रीमली फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट इनको कहा जाता है। इन पे तो बाढ़ आता ही आता है, जैसे कि ईस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण में इतना नहीं आता, ईस्ट चंपारण में आता है। मुजफ्फरपुर में खूब बाढ़ आता है, वैशाली में आता है, सीतामढ़ी में आता है, शिवहर में खूब बाढ़ आता है, दरभंगा में आता है, मधुबनी में खूब बाढ़ आता है, समस्तीपुर में बाढ़ आता है, सहरसा में भी बाढ़ आता है खूब, सुपौल में बाढ़ आता है, मधेपुरा में भी खूब बाढ़ आता है, खगड़िया में खूब बाढ़ आता है, बेगूसराय में भी खूब बाढ़ आता है, भागलपुर और कटिहार भी बाढ़ प्रोन एरिया है। ठीक है, 15 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे नॉर्थ बिहार की ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे खूब बाढ़ आता है। इसके अलावा जो अदर फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें फ्लड प्रोन तो हैं बट इतना ज़्यादा बाढ़ नहीं आता है, तो वो 7 हैं। वेस्ट चंपारण है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज में भी आता रहता है फ्रीक्वेंटली। गोपालगंज में तो 2003-2 वगैरह में तो खूब बाढ़ आता था। पूर्णिया में बाढ़ आता रहता है, अररिया भी उसी कैटेगरी का है, और किशनगंज। 7 ऐसी डिस्ट्रिक्ट, 15 7 22 हो गई। साउथ बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, यहाँ भी जो है आए दिन बाढ़ आता रहता है। हर साल नहीं आता बट कभी कभी आता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि बारिश कैसी हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो यहाँ भी आ जाता है बाढ़। अब हम देखेंगे क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट ऑफ बिहार। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट ऑफ बिहार। तो देखिए क्लाइमेट क्या होता है, एक मतलब लंबे समय के लिए एक कंडीशन ऑफ वेदर इन लॉन्ग पीरियड, हम उसे क्लाइमेट कहते हैं। कि किस तरीके का वहाँ पे इन जनरल किस तरीके का क्लाइमेट रहता है वो बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, चूँकि हम जानते हैं कि बिहार 24 से 27 डिग्री नॉर्थ के बीच में पड़ता है,
तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बिहार इज़ लोकेटेड इन द रीजन ऑफ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, वो रीजन जो है वो सब ट्रॉपिकल ही रीजन है, इसलिए बिहार भी जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हम जानते हैं कि अर्थ को ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो दिस इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड विच इज़ इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर है ये। एंड इसके ऊपर फर्दर जाएंगे तो आपको यहाँ पे समवेयर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, आपको यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ को ये पूरा जो है ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल रीजन। इसके बियॉन्ड एरिया को हम सब ट्रॉपिक्स जानते हैं, तो ये 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, तो ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पड़ता है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार हैज़ ए ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, बिहार का अगर ईस्टर्न पार्ट देखा जाए, बिहार का अगर ईस्टर्न पार्ट देखा जाए, यानी कि ये वाला पार्ट देखा जाए, तो ये जो पार्ट है ये दिस इज़ ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि ये बंगाल से सटा हुआ है ऑफ कोर्स। एंड वेस्टर्न पार्ट जो है सेमी एरिड क्लाइमेट है, सेमी एरिड क्लाइमेट, यानी कि यूपी के आसपास का जो एरिया है वो सेमी एरिड क्लाइमेट में आता है। द क्लाइमेट ऑफ बिहार स्टेट इज़ मानसून टाइप। ठीक है, मानसून टाइप क्या है, पूरे भारत का जितना भी एरिया है मैक्सिमम, जो पेनिनसुलर रीजन को छोड़ दें जो कि रिट्रीटिंग मानसून में आता है कुछ एरिया, तो मैक्सिमम जो एरिया है वो मानसून टाइप में आता है। ठीक है, तो मानसून तो सभी है, चाहे वो साउथ वेस्ट हो चाहे नॉर्थ वेस्ट हो, बट ये जो एरिया है ये साउथ वेस्ट वाला मानसून इसको अफेक्ट करता है। देर आर 3 मेजर सीजन्स इन ईयर, दैट इज़ समर। समर यहाँ पे बिहार में बात करें तो ये मार्च से लेकर मिड जून तक रहता है। मार्च से लेकर मिड जून तक समर रहता है बिहार में। उसके बाद रेनी सीजन आता है मिड जून से लेकर मिड अक्टूबर तक। ठीक है, मिड जून से लेकर मिड अक्टूबर तक रेनी सीजन आता है। फिर विंटर सीजन आ जाता है जो कि मिड अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रहता है। ठीक है, मिड अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रहता है, ये विंटर सीजन रहता है। ठीक है, ये 3 सीजन रहते हैं। समर सीजन दैट इज़ फ्रॉम मार्च टू मिड जून, रेनी सीजन फ्रॉम मिड जून टू मिड अक्टूबर, एंड विंटर सीजन फ्रॉम मिड अक्टूबर टू फरवरी तक। द स्टेट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। तो मैंने कहा था कि मानसून को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक साउथ वेस्ट मानसून है, एक रिट्रीटिंग मानसून होता है जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। तो बिहार में जो मैक्सिमम रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है, एज इंडिया में जितना ज़्यादा साउथ वेस्ट से होता है उसी के मतलब एवरेज के हिसाब से बिहार में भी ज़्यादा जो है साउथ वेस्ट मानसून से ही रेन होता है। फिर अगर बात करें क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू कोपेन, तो ये सवाल 1-2 बार मैंने देखा है, जैसे कि 64th बीपीएससी में भी एक सवाल पूछा गया था। क्योपियन जो एक क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से बिहार में जो है 2 तरीके के हैं, CWA और CSA। ठीक है, तो हालांकि देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्योपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज रिप्रेजेंटेड बाय CWG, दैट इज मीडियम थर्मल गैंगेटिक इक्विवेलेंट। ठीक है, मीडियम थर्मल गैंगेटिक इक्विवेलेंट कहते हैं। जिसने क्योपियन नहीं पढ़ा है वो NCERT पढ़ लेगा, उसको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपने ये पढ़ा होगा, इसलिए हम इतना डीप नहीं जा रहे हैं कि उसको भी अब एक्सप्लेन करें। तो क्योपियन के हिसाब से ये CWG जो है मीडियम थर्मल गैंगेटिक इक्विवेलेंट इसका जो है बिहार का क्लाइमेट है, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। नंबर 1 CWA, दैट इज़ CWA वाला जो एरिया है वो किशनगंज एरिया है, वेस्ट चंपारण है, किशनगंज के अलावा वेस्ट चंपारण, जोगवानी, अररिया, ये जो है एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार का जो है ये सब जो है CWA में आता है। और CSA में आता है आपका पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, साउथ बिहार में ये सब पार्ट है। ठीक है, साउथ बिहार में पढ़ते हैं, पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, ये सब आते हैं CSA में। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, बिहार को कैसे अफेक्ट किया हुआ है। तो बिहार का जोग्राफिकल एरिया जुबान पे होना चाहिए सभी के, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार का जोग्राफिकल एरिया आपके जुबान पे बिल्कुल होना चाहिए। ये कितना है, ये 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल रीजन, ये हमने देखा था। हम जानते हैं कि अर्थ को अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर से इधर देखें, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जाएं, तो यहाँ पे पड़ता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे, और इस दोनों के बीच के रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और इसके बियॉन्ड ऊपर जाओगे तो फिर सब ट्रॉपिकल रीजन आता है, फिर फर्दर और ऊपर जाओगे तो और बदलेगा। बट हम बिहार की बात करें तो 24 से 27 में पड़ता है ये
नॉर्दिंग में, तो यानी कि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। इट हैज़ अ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड इन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज द ईयर 2018-19 इन बिहार वाज ईयर ऑफ मेन स्ट्रीमिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा गया था क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से। फर्स्टली द नेम ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ बीन चेंज टू इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। ठीक है, पहले क्या था, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ करता था बिहार के इस डिपार्टमेंट का नाम, बट अभी इसको चेंज करके इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट किया गया है। ये भी इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है धनाधन। बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड आता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साइक्लोन स्टॉर्म भी आता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट की किस तरीके की व्यवस्था है उसको जानते हैं। द होल बिहार इज़ वल्नरेबल टू बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर में क्या हो सकता है, फ्लड आ सकता है। ठीक है, और ठीक है, मैन मेड में भी कुछ कुछ हो सकता है, जैसे कि मान लो कि कहीं आपने पहाड़ तोड़ा, डायनामाइट से उड़ाया उसको और उसके वजह से अर्थक्वेक आ गया, तो वो मैन मेड हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके के जो है नेचुरल और मैन मेड दोनों तरीके के डिजास्टर बिहार में देखे जाते हैं। 38 में से 38 में से 28 जो ज़िले हैं बिहार के, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फ्लड प्रोन है, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्वेंटली बाढ़ आता रहता है। एंड 33 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये सिस्मिक जोन में आते हैं, सिस्मिक जोन 3, 4 एंड 5 में। ठीक है, सिस्मिक जोन से मतलब है कि भूकंप जो प्रभावित जो एरिया है, क्योंकि देखिए नेपाल वाला रीजन बहुत भूकंप प्रभावित है और उससे सटे ही तो हैं हम, तो ये जो बिहार में भी भूकंप नेपाल वाला जो है उसका प्रकोप रहता है। और हम कह सकते हैं कि 33 ज़िले ऐसे हैं जो कि सिस्मिक जोन में आते हैं, सिस्मिक जोन 3, 4 एंड 5 की बात करें तो। 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ बिहार दैट इज़ गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर एंड बांका, ये एक्सट्रीमली ड्रॉट प्रोन एरिया रहता है। यहाँ पे क्या है, सुखाड़ आ जाता है, बारिश तो इधर होती नहीं है। साउथ बिहार के ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो साउथ बिहार में हमने देखा था कि दिक्कतें तो वही सुखाड़ वाली रहती है, क्योंकि पेरेनियल रिवर इधर नहीं आती हैं, इधर आती हैं पेनिनसुलर रिवर, पठारी जो नदियाँ होती हैं जिनमें सीजनल ही पानी होता है, हमेशा नहीं होती है, तो ये क्या है, ड्रॉट का कारण बनता है इधर। Apart from these, cyclonic storms, strong thunderstorms, cold waves and man-made climate calamities are also frequent in different districts of state. जैसे कि fire related accidents are common affecting the population below the poverty line, usually living in slums. कई बार फायर इंसिडेंट हो जाते हैं, और फायर इंसिडेंट हुआ, स्लम है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो वो फैलता भी बहुत जल्दी है, तो ये मैन मेड जो है एक आप डिजास्टर कह सकते हैं। Therefore, efficient management of disasters is the major concern for the state government, and about 74% of the forest department's expenditure was on climate change, and 24% जो है इस डिपार्टमेंट का खर्चा जो है वो है किस पे, was on the things vulnerable to the climate related risk। ठीक है, 76% खर्चा जो है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए है, बाकी जो है वो वल्नरेबल क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क पे एक्सपेंडिचर किया जाता है। रिस्पॉन्डिंग टू राइजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन की बात करें इन द कंट्री, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NCAP जिसे कहते हैं, दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अंडर विच द अफेक्टेड सिटीज़ हैव बीन डायरेक्टेड टू प्रिपेयर देयर सिटी वाइज क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम। देखिए, एक पॉल्यूशन जो है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है, और बिहार में जैसे कि पटना एक ऐसा ज़िला है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाला एरिया, शहरी एरिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा हर तरीके का व्हीकुलर मूवमेंट की वजह से जो व्हीकल का जो पोल्यूशन है। इसके अलावा जो जैसे ईंख मिल है तो ईंख मिल का भी अलग ही पोल्यूशन है। तो ये सब चीज़ें, इसको देखते हुए बिहार के लिए स्पेसिफिकली डायरेक्ट किया गया है कि हर सिटी वाइज जो है आप अपना नॉट ओनली बिहार को, सारे स्टेट को ये प्लान दिया गया है डायरेक्शन सेंटर के द्वारा कि भाई अपना अपना जो है प्लान तैयार करेंगे, कैसे आप कम्बैट करेंगे, कैसे लड़ाई करेंगे इस प्रॉब्लम से जो कि है पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन स्पेशली। क्लीन एयर एक्शन प्लान फॉर पटना, गया एंड मुजफ्फरपुर आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल, BSPCB, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल। ठीक है, इसके द्वारा जो है
3 शहरों के लिए स्पेशली मैंने बताया था ना, पटना में आज भी आप चले जाओगे तो आपको पटना जंक्शन पे देखना कितना कंजेशन मिलेगा आपको, बहुत कंजेशन मिलेगा आपको वहाँ पे। आप वहीं पी पा हर तरीके का पोल्यूशन भी मिलेगा, ध्वनि प्रदूषण भी है, एयर पोल्यूशन भी है। तो एयर पोल्यूशन के स्पेसिफिक ये 3 ज़िले ऐसे हैं, पटना, गया और मुजफ्फरपुर, जिसको बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्लीन एयर एक्शन प्लान के तहत रखा है अंडर द ओवरऑल परव्यू ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब हम बात करें एग्रो क्लाइमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहार की। एग्रो क्लाइमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहार की बात करें तो बिहार इज ए स्टेट विच इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सराउंडेड बाई लो हिल्स ऑफ हिमालयस। ठीक है, क्योंकि नेपाल में लो हिल्स ऑफ हिमालय है। इसके भीतर जो है गेंगेटिक प्लेन है, विंध्यन प्लेटू एक तरफ है, आप इधर के तरफ साउथ में आओगे तो, एंड स्मॉलर गोंडवाना बेसिन भी इसको सराउंड करता है। तो बहुत सारा जो है क्लाइमेटिक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो सकता है। द स्टेट इज़ स्प्रेड 483 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। अगर बिहार को ऐसे देखोगे तो बिहार जो है ऐसे में 483 किलोमीटर है, और ऐसे ऐसे जो नॉर्थ टू साउथ है ये 345 है। ठीक है, कुछ इस तरीके का इसमें इसका बाउंड्री एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है। So the area of the state is 93.60 lakh hectare, which is 2.9% of the total area of country। 2.86 वैसे बोला जाता है, तो ठीक है 2.9 लिखा है, कोई बात नहीं। वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ बिहार। ये हम जानते हैं, बॉर्डर में हमने देख लिया ऑलरेडी कि वेस्ट बंगाल तो ईस्ट ऑफ बिहार पड़ता है, उत्तर प्रदेश वेस्ट में पड़ता है बिहार के, और झारखंड साउथ में पड़ता है, और नॉर्थ में एक इंटरनेशनल कंट्री है नेपाल, इसके नॉर्थ में पड़ता है। द मेन रिवर्स ऑफ द स्टेट, गंगा जो है मेन रिवर है, ये जो है 405 किलोमीटर इसका टोटल कवरेज एरिया है। बिहार को 2 अनइक्वल हाफ में ये बांटती है, बीच से होकर गुजरती है बिहार के, बिल्कुल वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, एंड 2 पार्ट्स में, दैट इज़ अनइक्वल पार्ट नॉर्दर्न बिहार और साउदर्न बिहार में ये बांट देती है। देयर आर 3 डिस्ट्रिक्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ये पूछा गया था 67th BPSC में। 3 डिस्टिंक्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है बिहार में, जिसमें सब पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो है किसमें ज़िले हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा साउथ जोन में जो है 17 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। तो ये 3 जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ये नंबर 1 इसमें आता है नॉर्थ वेस्टर्न जोन, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। नॉर्थ वेस्टर्न जोन जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, विथ रेंज ऑफ 1040 mm से लेकर 1450 mm का रेन होता है इसमें, एंड सॉयल जो है सैंडी लोम है, यहाँ पे सैंडी लोम सॉयल है। नॉर्थ ईस्टर्न जोन में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं दैट रिसीव्स रेनफॉल 1200 mm से लेकर 1700 mm का रेनफॉल यहाँ पे होता है, और यहाँ पे भी जो है सॉयल जो है लोमी है, क्ले लोमी है। और वही अगर बात करें साउथ जोन की तो यहाँ पे 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे 990 mm से लेकर 1240 mm तक का रेनफॉल होता है, एंड द सॉयल इज सैंडी लोम स्मूथ एंड स्मूथ लोम। द स्टेट इज़ लोकेटेड बिटवीन, हम जानते हैं कि मैंने बताया था बार बार कि 24 से 27 डिग्री के बीच में पड़ता है, बट प्रिसाइजली देखें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड के आसपास ये से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के आसपास का जो नॉर्दर्न लेटीट्यूड है, और ईस्टिंग में देखें तो 83-19 से लेकर 88-17 ईस्टिंग का इसका लॉन्गिट्यूड है, एंड जो एवरेज ऑल्टीट्यूड है वो 52.7 मीटर्स है अबव मीन सी लेवल से। द स्टेट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट सीजन्स, विंटर, समर और रेनी, ये भी हमने देख लिया था। द एनुअल मीन टेम्परेचर रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल मीन टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 8 डिग्री सेंटीग्रेड विंटर मंथ में, जो कि दिसंबर की बात करें, से फरवरी तक ये रहता है, से लेकर ये 38 डिग्री समर मंथ्स में अप्रैल जून के बीच में ये हो जाता है। 8 से 38 का ये जो है मीन इसका एनुअल टेम्परेचर का वेरिएशन है। द हाईएस्ट रेनफॉल जो होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न जोन में होता है। ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्टर्न जोन में जो है ये होता है, यानी कि ये वाले रीजन में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि ये वाले रीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। एंड यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 1450 mm के आसपास बारिश होती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। गिवन द वाइड वेराइटी ऑफ फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स एंड एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज, द स्टेट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, बहुत ज़्यादा सॉइल है एलुवियल सॉइल, और जो है एबंडेंस है वाटर रिसोर्सेज का भी। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि पाइन, आहार्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, पॉन्ड्स हैं, मेजर माइनर हर तरीके का रिसोर्सेज है, बहुत सारी नदियाँ हैं। फ्लड लेके आती है अलग बात है। चलिए, तो यहाँ पे ख़त्म होता है जो है ये सेक्शन। अगला सेक्शन होगा क्लाइमेट चेंज का।